अब हमारे पास था तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर वही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट से ही चीजों को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। वर्ब क्या है, एनालाइज हमें करना है। एग्जिस्टिंग फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब इतना जुमला पढ़ते ही मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ इजीली, दैट इट इज चैप्टर 15। मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट चैप्टर 10 के अंदर भी है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम चैप्टर 10 पे क्यों नहीं गए। अगर आपको पेपर में इस तरह की कंफ्यूजन हो तो आप इसको चैप्टर 15 में पार्ट करके सवाल पढ़ेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। मार्केटिंग मिक्स की वैसे आईटी बेस्ड एप्लीकेशन, सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट वो चैप्टर 10 के अंदर है। तो आपको सवाल के सिनेरियो से बहुत इजीली पिक हो जाएगा कब चैप्टर 10 है और कब चैप्टर 15 है। लेकिन दोनों का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम है। चैप्टर 10 से वो आपको ये हेल्प करेगा कि भाई आपकी प्राइस के अंदर जो स्ट्रेटेजी है उसमें चेंज क्यों आ रहा होगा, क्योंकि आपके पास इंटरनेट में रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट योर कंपेटिटिव प्राइस। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो अब आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहीं दगी छुपी नहीं है। कंपेरेबिलिटी लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, स्क्रीन तो शेयर की हुई है मैंने, देखने को। अब बताएं, शो हो रहा है? सही है। तो चैप्टर 10 के पर्सपेक्टिव से सिर्फ मैं आपको यही डिफरेंस बताना चाह रहा था कि आईटी की वजह से फोर पीस के अंदर कौन से नए एंगल्स इंकॉर्पोरेट हो गए हैं, वो चैप्टर 10 के अंदर है। अब एग्जिस्टिंग फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स को एनालाइज करना है। एग्जिस्टिंग का वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने ये पिक करना है कि वो क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं अमंग द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये क्लियर होना चाहिए। डिप्लॉयड बाय एसएसएल फॉर हैंड हेल्ड शावर हेड। जब उसने स्पेसिफिकली डायरेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो बाकी प्रोडक्ट को नहीं देखना। इस सवाल के अंदर मे भी इंफॉर्मेशन गिवन हो बाकी प्रोडक्ट की, कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन हो, लेकिन आपको जब स्पेसिफिक गाइडेंस दे दी तब आपने सिर्फ उसी प्रोडक्ट के गिल्ड्स फोर पीस ऑफ मार्केटिंग को एनालाइज करना है। एंड अब यहाँ से दूसरी रिक्वायरमेंट शुरू हो गई, रिकमेंड करना है करेक्टिव मेजर्स इफ रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। हर जगह आप देख रहे होंगे सस्टेनेबल ग्रोथ की और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की ही बात हो रही होती है। स्ट्रेटेजी का मतलब ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। इफ रिक्वायर्ड का मतलब भी यही है कि आपके पास अगर तो कोई एग्जिस्टिंग फोर पीस ऑफ मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सही है तो उस पर आप कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप उस पर ये लाइन लिख भी रहे होंगे ना कि ये स्ट्रेटेजी क्यों सही है, उसके मार्क्स हैं। प्रिज्यूम नहीं करना कि सही है तो मैं कुछ नहीं लिखूं, भले आप वन लाइनर ही लिख दें कि मतलब ये स्ट्रेटेजी सही है। कॉन्टेक्स्ट बताना इंपॉर्टेंट है क्यों सही है, तो मार्क्स मिल रहे होंगे सही से। 10 मार्क्स का सवाल है। अब चैप्टर 15 में मैं पहुंच गया, अब मैं सिनेरियो पे मूव करता हूँ कि मेरी कंपनी की नेचर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर बेस क्या है और करना क्या चाह रहे हैं। स्मार्ट सैनिटी लिमिटेड सेल्स बाथरूम एसेसरीज, कंज्यूमर गुड्स में हम डील करते हैं। एस्पायर्स टू बिकम अ लीडिंग ब्रांड फॉर ऑल बाथरूम रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्लियर हमें नजर आ रहा है। लोकेटेड इन बिलोविनिया, a small city in Europe with a population of about 1.1 million। मे भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम की ना हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए जरूरी है कहाँ पे लोकेट करना। Belovinians normally buy built houses that have all the necessary bathroom fixtures installed by the builders who normally consult with the plumbers for the best product। अब इस जुमले के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई। मेरा मेन कस्टमर कौन है? इसके रेजिडेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये मेरा मेन कस्टमर है जो परचेजिंग यूजुअली क्या कर रहा है, बिल्ड हाउसेस की कर रहा है। किससे कर रहा है? बिल्डर से। इसका मतलब मेरे कस्टमर्स तक पहुंचने का तरीका या रूट क्या है, वो थ्रू बिल्डर्स है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, बिल्डर्स किससे कंसल्ट करते हैं? प्लम्बर्स से, फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो मेरा प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स तक जा रहा है वो थ्रू प्लम्बर्स जा रहा है।
मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है वो ये कस्टमर एनालिसिस ही आपका होता है। टू whom वी नीड टू टारगेट। ऐसा तो नहीं है कि हम बस कैंपेन चलाए जा रहे हैं और इन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। जो हमारा मेन बंदा है जो उस प्रोडक्ट को परचेज करवाने का जरिया बन रहा है, उस तक हम इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे। पहला कॉन्टेक्स्ट याद रखने वाली चीज ये। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बिलोंगिंग हाउसेस एंड अपार्टमेंट्स हैव सिमिलर बाथरूम प्रोडक्ट्स and fixtures that are readily available at local hardware and sanitary stores। सिमिलर बाथरूम प्रोडक्ट्स हैं सब में, इसका मतलब जो आपकी नेचर ऑफ द कंज्यूमर है इट इज मोर और लेस द सेम। कोई बहुत ज्यादा हाई एंड लो एंड वाले मसले मसाइल नहीं। फिक्सचर्स जो अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल का मतलब आप प्लेस की बात कर रहे हैं, और सिमिलर बाथरूम प्रोडक्ट्स का मतलब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। पहला पी जिसमें प्रोडक्ट के फीचर्स आ रहे होते हैं। अवेलेबिलिटी कहाँ पर है? लोकल हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर्स, एक प्लेस मुझे पता चल गया जिसकी अवेलेबिलिटी है। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है? द बाथरूम्स इन बिलोवनिया आर नॉर्मली इक्विप्ड विद फिक्स शावर हेड्स। ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। Where a product such as a shower head malfunctions, a plumber is called to fix it, who can readily get the required product। यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट शुरू है। Who can readily get the required product from neighborhood store he is associated with। अगेन प्लेस से चीज लिंक हुई और प्लम्बर से चीज लिंक हुई। मसला आ भी रहा है तो भी प्रोडक्ट किसके थ्रू घूम फिर के आ रहा है? प्लम्बर के थ्रू। जो ओनर ऑफ द हाउस है, जो रेजिडेंट है, वो डायरेक्टली चीजों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, वो कंसल्ट कर रहा है प्लम्बर से। बना हुआ हाउस है तो प्लम्बर से कर रहा है, बिल्डर कोई हाउस बना रहा है वो भी प्लम्बर से कंसल्ट कर रहा है। एसएसएल बिलीव देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड इनोवेटिव डिजाइन ऑफ शावर हेड्स। इसका मतलब अगेन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। इट हैज डेवलप्ड अ हैंड हेल्ड शावर हेड दैट इज ऑफ बेटर क्वालिटी एंड स्लाइटली लोअर इन प्राइस देन द एग्जिस्टिंग शावर हेड। दोनों चीजें ऑफर कर रहा हूँ, एक न्यू वेरिएंट ऑफर कर रहा हूँ विद लोअर प्राइस ऑफर कर रहा हूँ। लोअर प्राइस ऑफर कर रहा हूँ तो यहाँ किस चीज का हिंट दे रहा हूँ? प्राइस, थर्ड पी, देन एग्जिस्टिंग शावर हेड। अब यहाँ पे एक टेक्निकल मसला छुपा हुआ होगा जो आप लोगों ने पिक करना है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं फिर पूछता हूँ। The handheld showers can easily installed in the existing bathroom pipelines and can also be mounted on a wall stand to use in a fixed place। इसका मतलब जो स्विचिंग ऑफ द प्रोडक्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो बहुत मुश्किल नहीं है। फिक्स शावर हेड से किसी ने स्विच करना है हैंड हेल्ड शावर हेड पे, वो दोनों पर्पस फुलफिल कर रहा होगा, जिसके लिए आपको कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट या पाइपलाइंस वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट पिच इन करते हैं। वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को पहली बात कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा या रिप्लेस कर रहा होगा। रिप्लेस कर रहा होगा तो क्या कस्टमर्स को रिप्लेस करने के लिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंकर करना पड़ेगी, कोई स्विचिंग बैरियर्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है? प्रोसेस प्रोसेस अभी नहीं आएगा क्योंकि उसने सिर्फ 4 पीस पे रहने को कहा है। 4 पीस मार्केटिंग के इनिशियल 4 पीस, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। अदरवाइज मैं प्रोसेस पे बात कर सकता था। बिल्कुल सही पिक किया आपने। बाय गेटिंग encouraging response from customer trials and focus group decisions on the new showerhead, SSL is convinced that they have developed a superior product। Again, product related information to conclude क्या किया उन्होंने? To capture the market, SSL has already run several advertisement campaigns। अब यहाँ पे आ गया promotion वाला भी। Exactly, promotion on TV and social media platforms, showcasing the benefits, quality, affordability of the new handheld shower head to consumers, main consumers हैं। SSL has placed the shower head at the most prominent supermarkets, placement strategy। और दूसरा कहाँ पे किया है? एंड प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी इफ द प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन। अगेन ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, ये भी प्लेस में आ रहा होता है थ्रू द फोन। However, SSL has not received a positive response from the market on the handheld shower heads। Every time SSL runs the TV social media campaign, there is a slight increase in sales volume but does not sustain।
अब मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, चारों पीस के बारे में कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो भी पता चल गई। पेपर पे वैसे लिखना अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर हाईलाइटिंग इस तरह हो रही हो और आप P1 P2 P3 लिख रहे हैं, उससे कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको पता है P1 आपके लिए प्राइस है, P1 P2 आपके लिए प्लेस है, P3 प्रमोशन है। आप इस तरह की मार्किंग कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती है पेपर के अंदर कि आप जब प्राइस के बारे में लिख रहे होंगे डायरेक्ट आप P2 P2 पे पहुंच जाएंगे, प्लेस के बारे में लिख रहे होंगे तो मे बी P3 P3 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की शॉर्ट मार्किंग्स जो होती हैं, जिससे आप कोई चीटिंग वाला एंगल नहीं छोड़ रहे होते, वो तो आपके पास अलाउ है, आप उसको यूज भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेविगेशन पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन वो सही से कहाँ कहाँ पे केस के अंदर प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है, नहीं पहुंच सके होंगे। कुछ लोग पहुंच गए होंगे, तो सजेस्ट क्या करना है वो यहाँ पे मसला हो जाएगा उनको। तो दोनों एंगल्स हम देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको नेविगेशन बता देता हूँ, और ये सारी जो कॉन्टेक्ट हमने डिस्कस किया है प्लम्बर, ये आप माइंड में रखिएगा। सोल्यूशन तो आपने बिल्कुल सही बताया। प्लम्बर तक जब आप पहुंच गए तो फिर अब इसको आपने टेक्निकल नाम भी देना है। ये भी एक आपके आंसर से मैं अच्छी चीज बता सकता हूँ कि देखें, आप लोग यहाँ तक भी पहुंच गए होंगे कि लोकल हार्डवेयर में प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी करवा दें और प्लम्बर्स को आप गाइड कर दें कि प्रोडक्ट खरीद लें। लेकिन इनको टेक्निकल नाम तो आपने देना पड़ेंगे, क्योंकि पेपर आपका जो है वो एक स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला पेपर है, जिसमें आपको टर्म्स यूज करना पड़ेंगी सच एज प्राइस पेनिट्रेशन, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में स्पेशली आप प्राइस स्कीमिंग फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह आप अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को श्योर करवा रहे हैं, तो आप पुश स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, पुल स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो ये आप जब इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे तो आप अपने आंसर के अंदर एक वेटेज ऐड कर रहे होंगे जिसको एग्जामिनर ढूंढ रहा है। कोशिश करें जब कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएं तो उसकी टर्मिनोलॉजी को जरूर यूज करें। दो तरीके हैं ना, मैं प्राइस पेनिट्रेशन लिख दूं, या मैं प्राइस पेनिट्रेशन को ऐसे बता दूं कि कंपनी ने शुरू में प्राइस कम रखी थी, बाद में जाके बढ़ा रहे हैं मार्केट कैप्चर करने के लिए। अब दोनों बातें एक ही हैं। प्राइस पेनिट्रेशन का मतलब किसी ने बता दिया, लेकिन टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करी। अब मतलब उसने बहुत वेग तरीके से बताया, सही बताया नहीं बताया। तो बेटर टू यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, अगर तो आप कॉन्सेप्ट पे सही पहुंच पा रहे हैं, फिर आगे आप उसको डिफेंड करें, आप क्यों उस चीज को ऐसा कह रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि प्राइस पेनिट्रेशन लिख दिया काम हो गया, क्यों प्राइस पेनिट्रेशन है ये भी बताना जरूरी है। अब मैं जब यहाँ तक पहुंच गया था कि मैं चैप्टर 15 के अंदर मौजूद हूँ मार्केटिंग में। अब मैंने यहाँ पे स्किम किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात हो रही है नहीं, पिम्स पे बात हो रही है नहीं, कस्टमर नीड्स इंटरलिंक होगा डायरेक्टली बात नहीं हुई, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी पे बात हो रही है। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी तक जब मैं पहुंच गया, अब मैं आगे गया। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज को जो टॉपिक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो कौन सा है, कस्टमर नीड्स कर रहा है। यहाँ पे लिंकिंग इंपॉर्टेंट है कि मुझे कस्टमर एनालिसिस आता भी है या नहीं आता। पता चला मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना रहा हूँ लेकिन मैं कस्टमर को ही समझ नहीं पा रहा। तो मेरे पास कस्टमर नीड्स वाला मैंने यहाँ पे इसलिए पोर्शन लगाया है कि मुझे पता होना चाहिए कि कस्टमर के डिसीजन टू बाय को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। कस्टमर की नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर डिजाइन, अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस ऑफ परचेज, इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर आप गौर करें तो ये सारे पीस ऑफ मार्केटिंग के ही एलिमेंट्स हैं। बेटर क्वालिटी बेटर डिजाइन आपका क्लासिफाई होगा प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी क्लासिफाई होगा प्लेस, कन्वीनियंस ऑफ परचेज क्लासिफाई होगा प्लेस, इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट क्लासिफाई होगा प्रमोशन। लेकिन आपके माइंड में कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, फिर कस्टमर की ग्रुपिंग, कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल कस्टमर है, गवर्नमेंट है। कंज्यूमर है तो आपकी सारे ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक बेसिक आपको आउटलुक मिल जाएगा। अब आप चले जाएंगे मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज में। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज के अंदर एक जर्नल प्रोसेस क्या है, कस्टमर के नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करो। हमने सवाल में ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है, कस्टमर उसको फेवर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिजाइनिंग, डिजाइन हमारा डिफरेंट है, हैंड हेल्ड शावर से। कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, बिल्कुल हम कर रहे हैं। डिजायर क्रिएट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब मार्केटिंग कैंपेन करते हैं सेल्स हो जाती है, बाद में सस्टेन नहीं हो पाती।
मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर हो रहा है। अब हो तो रहा है, लेकिन कस्टमर एक्चुअली कौन है वो हम समझ नहीं पा रहे सही। परsuading कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, वो हम एफर्ट कर रहे हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रही। अब जब मेरा जर्नल कॉन्टेक्स्ट बना, तब मैं आ गया अब आंसर के ऊपर। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी लिखने जा रहा हूँ, मुझे पहले ये भी पता है कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में आता क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी चीज़ों को आपस में लिंक नहीं कर सकेंगे और सही से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में आता है। मैं प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वगैरह चेंज करके न्यू वेरिएशन ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जहां जहां मैं डिजाइन और प्रोडक्ट के फीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। एक और आसान तरीका है कि आप फीचर्स वाला जो पोर्शन है ना उसको रिकॉल कर लें। कमेंट्स एग्जांपल पे तो ऑब्वियसली पेपर में याद नहीं आएगा। फंक्शंस की बात हो रही हो, कंफर्ट की बात हो रही हो, कन्वीनियंस ऑफ द प्रोडक्ट किस तरह क्रिएट हो रही है, क्वालिटी क्या है, यूजफुल लाइफ, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, यूजफुलनेस, पैकेजिंग, कोई भी एक एलिमेंट भी टच हो रहा है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। अब आते हैं वापस। जब मेरे माइंड में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थी तो मैं उसको आंसर में सही से रेप्लिकेट कर सका या नहीं कर सका। SSL फॉलोइंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, ये हमने पिक कर लिया था क्योंकि उसने मुझे क्लियरली बताया हुआ था मेरे फीचर्स डिफरेंट हैं प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट का यूसेज जो है वो भी एक कन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है फॉर द कस्टमर। हैंडल शावर डिफरेंट है, क्यों है उसने बता दिया। द न्यू शावर हेड मूव अराउंड हो सकते हैं, ये सारी उसने फंक्शनैलिटी पे बात करी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ड्राफ्टिंग परस्पेक्टिव से, कि डिफरेंशिएशन फॉलो कर रहा हूँ, क्यों फॉलो कर रहा हूँ वो बताना जरूरी है। इसी के मार्क्स हैं। वाई इट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। द न्यू हैंड शावर कैन ऑल्सो भी इजीली इंस्टॉल हो सकते हैं। कन्वीनियंस जो हमने पढ़ा, स्विचिंग वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इसका मतलब जो सुपीरियर प्रोडक्ट उन्होंने कंक्लूड किया है वो सही किया हुआ है। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में कोई मसला नहीं। प्रोडक्ट जिस तरह हमने पिचिंग किया मार्केट में, कस्टमर ने उसको पसंद भी किया, ये हमें पता चल गया, सवाल में कंक्लूड भी हुआ। अब आते हैं प्राइस। प्राइस पे आने से पहले दोबारा मैं गया, फिर मैंने सोचा कि प्राइस के बारे में मैंने क्या पढ़ा था। मैंने रिकॉल किया प्राइस के बारे में, मुझे मोटा मोटा तो याद आ जाएगा, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस, प्राइस स्कीमिंग। लेकिन जो जर्नल कॉन्टेक्स्ट है प्राइस का, वैल्यू फॉर मनी, वो मुझे कैसे पता चला कि मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है। क्या मेरा कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, क्या मेरा कस्टमर मेरे प्राइस को वैल्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। कमर्शियल कस्टमर है, कंज्यूमर है, ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मेरा कंज्यूमर है। कंज्यूमर का माइंडसेट क्या होता है, वो कमर्शियल कस्टमर से अलग होता है। बल्क डिस्काउंट्स की बात नहीं होती, उसके लिए वैल्यू फॉर मनी इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि सुपरमार्केट्स के अगर आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रख रहे हैं तो थोड़ी सी लो प्राइस हो रही होती है, ये जनरल बातें हैं। ये आपसे वो भी पेपर में रिकॉल कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है सबकी सब अप्लाई हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हेन अ कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट, शावर हेड आपका न्यू प्रोडक्ट है, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है। इसका मतलब मेरी स्ट्रेटेजी में मैं ये दो एलिमेंट्स इंकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। अक्सर लोग कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हैं कि वो हर जगह मार्केट पेनिट्रेशन और प्राइस स्कीमिंग को घुसा देते हैं, जबकि जरूरी क्या है कि जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा और कोई राइवल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तभी कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी या मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस या मार्केट स्कीमिंग प्राइस फॉलो कर सकती है। ये मैंने लेक्चर में भी समझाया था, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, देन योर कस्टमर गोइंग टू कंपेयर द प्राइसेस, फिर वो ये चेक करेगा सबसे कम प्राइस में कितनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है, फिर वो उस अप्रोच पे जाएगा। लेकिन क्योंकि हैंड हेल्ड शावर प्रोडक्ट इज अ न्यू प्रोडक्ट, उसने आपको हिंट भी दिया कि हमने प्राइस लो रखी हुई है, इसका मतलब व्हाट दे आर फॉलोइंग इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। लो प्राइस रख के मार्केट में पेनिट्रेट करें, कस्टमर बेस को बढ़ाएं, देन जब कस्टमर उस पे डिपेंडेंट हो जाए, रिलाई करने लगे, देन यू गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस फॉर योर मार्जिन परस्पेक्टिव। अब मैं आया, अब मैं बहुत अच्छे तरीके से सवाल के अंदर कंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस क्लियर था। पहला ही जुमला मैंने लिखा यूजिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सबसे ज्यादा वेटेज इस जुमले का है कि आप पहचान पाए कि क्यों इट इज अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब आगे रीजन भी बताया क्यों। सेलिंग कर रहे हैं एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस देन द शावर हेड्स अवेलेबल इन द मार्केट। एम ऑफ सच प्राइसिंग स्ट्रेटजी पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लिंक क्रिएट करना शुरू कर दिया कि प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का पर्पस क्या होता है, वही आपने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया।
कि हम डिमांड को क्विकली क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब एक और उसने कीवर्ड्स दिया कि सवाल के अंदर क्या वो स्पेसिफिकली फॉलो कर रहा है वो लिखा हुआ नहीं है। ये हमने चीज सिर्फ कंक्लूड करी विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये बात आप बता देंगे तो अच्छा है, नहीं भी बताएंगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी हद तक भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो काफी है। फिर आगे हमने बता दिया कि ये चीज, अब देखें ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर लैक ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि सवाल में उसने एंड में बोला था सस्टेनेबल ग्रोथ के परस्पेक्टिव से आप बताएं सजेशंस को। एज नॉर्मली कंज्यूमर प्रेफर लो प्राइसेस फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो सस्टेनेबल ग्रोथ वाला काम हम कर रहे हैं। हमारी प्राइस कम भी है लेकिन साथ साथ हम क्वालिटी प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं जो केस में लिखा हुआ था। ये आखिरी वाला जुमला इंपॉर्टेंट है सवाल के कॉन्टेक्स्ट। अब आ जाते हैं प्लेस के ऊपर। प्लेस में अगर मैं वापस गया तो मेरे पास प्लेस के बारे में रिकॉल करने की क्या चीजें हैं? गेटिंग द प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस वेयर द कस्टमर्स वांट टू बाय दैट। वहां नहीं बोल रहा कि जहां आपकी आसानी है प्रोडक्ट रखने के लिए, आप वहां रखें जहां ईज ऑफ परचेजिंग कस्टमर के लिए प्रोमोट हो। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की चॉइस आपको करना पड़ेगी। प्लेस स्ट्रेटेजी में हमें ये भी पता है कि हम थ्रू एजेंट सेल कर रहे हैं या हम डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, या हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो लोकल स्टोर्स पे हम जो अवेलेबल कर रहे थे, क्या हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, ऑर्डरिंग है नहीं है। ये सारी चीज़ आपकी प्लेस स्ट्रेटेजी में आ रही होंगी। अब प्लेस स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था आपके प्लम्बर वाला। डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, पहले एग्जिस्टिंग एनालाइज करें, वो आपने ज़रूर बताना है। किस तरह कर रहे हैं, हम थ्रू फोन और ऑनलाइन चैनल्स पे हमारा अवेलेबल है। हमने अपने टारगेट कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। फोन वाला ऑप्शन जो है वो कंज्यूमर डायरेक्टली कॉल करके परचेज कर सकता है। सुपर मार्केट्स में भी हमारा जो स्टोर्स हैं वो सुपर मार्केट्स वाली चीज में भी आ सकते हैं। डिसीजन टू बाय इज नॉट डायरेक्टली मेड बाय द कंज्यूमर। सबसे इंपॉर्टेंट और पूरे सवाल का जो समरी है वो यहाँ पर है। नॉट डायरेक्टली मेड बाय द कंज्यूमर, मेड बाय द प्लम्बर। तो अवेलेबिलिटी किसको देख के रखनी चाहिए, कंज्यूमर को देख के, प्लम्बर को देख के। और शुरू में उसने हिंट भी दिया था प्लम्बर जाके कहाँ से चीजें लेकर आते हैं। तो जब आपने ये पिक कर लिया कि हु इज द एक्चुअल परचेजर ऑफ द प्रोडक्ट, तब आपने ये देखना है कि प्लम्बर का एक्सेस कहाँ पर है। प्लम्बर क्या ऑनलाइन कॉल करके मंगवाता है या नेबरिंग स्टोर से जाके चीजों को लेकर आता है? तो आंसर क्या है कि जो नेबरिंग स्टोर्स है प्लम्बर वहां से चीजें लेकर आता है। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एट दैट स्टोर इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्लेस स्ट्रेटेजी। अब इसका मतलब क्यों बताया हुआ है हमने, वो इसलिए बताया हुआ है ताकि आप ये क्लियर कर सकें कि न्यू शावर हेड नीड टू बी प्लेस एट द नेबरहुड, जो आपकी सजेशन होगी, जहां से प्लम्बर इजीली उनको ले सके। अब उसको लिंक करना है सस्टेनेबल ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। सस्टेनेबल ग्रोथ पर्सपेक्टिव से क्यों लिंक करना है कि जो उस जगह के रीजन के लोग हैं उनकी नेचर या उनकी डिपेंडेंसी किस पे है, प्लम्बर पे। जब आप प्लम्बर के लिए वो चीज़ें इजीली एक्सेस करवा रहे होंगे तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट उनके घरों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ काम करेगी, उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसका यूज, वो इन्फ्लुएंस करेगा रिपीट परचेज फ्रॉम द कस्टमर को। लेकिन सबसे पहले नया प्रोडक्ट कस्टमर्स के घर तक तो पहुंचाएं। सिर्फ एडवर्टाइजिंग करके अगर काम चलता तो आपकी सेल सस्टेनेबल रहती, क्योंकि नहीं रह रही। थोड़े टाइम तक बूस्ट मिलता है फिर खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप पुश और पुल वाला भी एलिमेंट इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जो आप यूजुअली फॉलो कर रहे होते हैं वो आप पुश भी कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ प्लम्बर्स की डिपेंडेंसी है तो पुश इज मोर इम्पोर्टेंट। ये आगे उसने प्रमोशन में कवर किया हुआ। प्रमोशन के अंदर में जाके स्ट्रेट टैक्स से रेफर नहीं करवा रहा, वहाँ पे आपको मेनली पता है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, प्रमोशन कैंपेन्स होती हैं, उसी का मेन कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन पुश एंड पुल वाला कॉन्सेप्ट भी थ्रू प्रोमोशनल कैंपेन ही इन्फ्लुएंस होता है। अगर मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ, प्रमोशन में मेरे पास एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, ये तो ऑप्शंस है किस तरह मुझे प्रमोट करना है। लेकिन पुश और पुल स्ट्रेटजी भी इन ऑप्शन के थ्रू ही एक्सरसाइज होती है। पुश स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होती है कि हम माल को भर दें डिफरेंट जगहों पे, हम अवेलेबल कर दें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, रिटेलर्स के पास, कि कस्टमर को वो इजीली अवेलेबल हो और वो वहां से जाके खरीद ले। इसका मतलब कस्टमर की नीड कुछ भी हो, आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, उस नीड से लिंक करेगा, वो उसको परचेज कर लेगा। रिटेलर्स पुश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पुश करेंगे। पुल स्ट्रेटेजी क्या होती है कि मैं कस्टमर के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर दूं कि कस्टमर उस प्रोडक्ट की वजह से शॉप तक आए उस चीज को खरीदने के लिए।
तो मेरी एडवर्टीजमेंट जो कैंपेन्स होती हैं यूजुअली वो पुल स्ट्रेटजी पे प्रमोट कर रही होती हैं, कि मैं कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता हूँ कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आए, उसकी डिमांड क्रिएट हो। अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन थी वो क्या थी और होनी क्या चाहिए। दोनों बातें सवाल के अंदर थी। हमने टीवी एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया वगैरह हर जगह चला दिए थे। फ्री डिलीवरी सर्विस भी हम दे रहे थे, प्रोडक्ट ऑर्डर होगा अगर ऑनलाइन के थ्रू। इसका मतलब हम पुल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स रन कर रहे थे, प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन मसला क्या था कि हमारी टारगेट ऑडियंस सही नहीं थी। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज हमें प्लम्बर की तरफ टारगेट करनी चाहिए थी, ना कि ब्रॉडर कंज्यूमर लेवल पे। इसका मतलब पुल स्ट्रेटजी इज नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट। हमें क्या करने की जरूरत थी? प्लम्बर्स जो थे वो एक इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ग्रुप थे, जिनकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती थी। आपने उनको डायरेक्ट सेलिंग वाले ऑप्शन पे लेके जाना था। इसका मतलब क्या करना था? आपने पुश स्ट्रेटजी के थ्रू हार्डवेयर और सैनिटरी शॉप पे उन शावर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना था, नए शावर्स की। पुराने शावर्स भी दोबारा रखवा देते तो फिर फायदा नहीं होता, क्योंकि प्लम्बर जो जाएगा वो कंज्यूमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे जा रहा होगा, और उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे जो चीज अवेलेबल होगी मार्केट में पुश मैकेनिज्म के थ्रू, नॉट थ्रू पुल मैकेनिज्म, वो लेकर आके अपना काम कर देगा। तो यही इस पूरे क्वेश्चन की समरी थी। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल मार्केटिंग वाले में? अच्छा, ये एक सवाल है, ये मैं अच्छा सवाल है, पूछ बता भी देता हूँ। वाई वी डिड नॉट थिंक ऑफ बीसीजी इन क्वेश्चन टू, 660 सीसी और 1300 सीसी का क्वेश्चन। देखिए, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो मॉडल है ना, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मॉडल है, लेकिन बेस्ड ऑन रिसोर्स एलोकेशन। अगर सवाल में मुझसे ये पूछा जा रहा होता कि मुझे किस प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डेवलप करवाना है या अपने रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करना है, लेकिन सवाल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये नहीं था। सवाल के अंदर था कि आप ट्रेंड से एनालाइज करते हुए ये देखें कि आपके प्रोडक्ट्स की शिफ्ट जो है या उनके किस फीचर की तरफ कस्टमर जाना चाह रहे हैं। अगर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का सवाल मुझे बनाना होता उस वाले क्वेश्चन को, तो बेसिकली मुझे डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स को पहले एक्सप्लेन करना पड़ता, उनकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना पड़ता। लाइफ साइकिल की पूरे सवाल में कहीं बात नहीं हुई, मेच्योरिटी ऑफ द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट की बात नहीं हुई। और जो मेरा जो प्रोडक्ट था, अगर मैं उसको डिविजनल स्ट्रक्चर में डालूं तो बन तो अल्टीमेटली गाड़ियां ही रही है ना। अगर कंपनी होती जो गाड़ियां भी बना रही होती, मोटरसाइकिल भी बना रही होती, तब मैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप लेकर आता कि भाई लोग गरीब हो गए, बाइक की तरफ जा रहे हैं, तो आप वहां से पैसा निकाल के गाड़ियों वाले बिजनेस से निकाल के बाइक वाले बिजनेस में लगा दें। तो बिजनेस की नेचर बहुत ज्यादा डायनेमिक या डिफरेंट नहीं थी, और पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट आपका मोर और लेस सेम था। तो इसलिए बीसीजी मैट्रिक्स वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर है? सही है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। थोड़ा क्विकली लेके चलते हैं चीजों को। अगेन अप्रोच वही होगी, रिक्वायरमेंट पे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना है रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्वालिटी, रिलेटेड कॉस्ट दैट आर इंकर्ड बाय केबी। अब यहाँ पे मसला आता है सेलेक्टिव स्टडी का। ये सवाल टिपिकल है कि इजी प्लेट में रखे हुए 8 मार्क्स थे। जिसने चैप्टर 14 को स्टडी नहीं किया सही से, कि नहीं पूछा जाता था पेपर में ज्यादा, सिंपल सा उसने सवाल रखा टाइप ऑफ क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट। जिसने पढ़ा हुआ होता है टॉपिक आराम से इस सवाल को कर सकता था। अगेन रिक्वायरमेंट पढ़ते ही मैं चैप्टर 14 में पहुंच गया, प्रोवाइडेड कि मुझे याद हो चैप्टर 14 में है क्या क्या। दूसरा सवाल, इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिकल implications ऑफ जेआईटी सिस्टम। जेआईटी सिस्टम पढ़ते हुए अगेन मैं इजीली चैप्टर 14 पे पहुंच गया। आइडेंटिफिकेशन का सवाल में मसला ही नहीं था, इनिशियल 15 मिनट्स में भी आप स्किम करके पता चला सकते थे कौन से चैप्टर से। अब जीआईटी सिस्टम में भी क्या पूछ रहा है? असेस करो केबी's readiness indicating clearly whether KB meets the essentials of GIT system or not।
अब यहाँ उसने रखा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन कोई मुझे ये बताया जिसको इसेंशियल्स ऑफ जीआईटी सिस्टम ही नहीं पता, जीआईटी सिस्टम किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, वो कभी भी इस सवाल को ना स्ट्रक्चर कर सकेगा, ना इस सवाल को सही से अटेम्प्ट कर सकेगा। ऑल्सो एक और रिक्वायरमेंट रिकमेंड करना है, पॉसिबल करेक्टिव मेजर्स टू केबी वेयर इसेंशियल्स आर नॉट मेट। इसका मतलब वो आपसे ये चाह रहा है कि पहले तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को असेस करो, वो जीआईटी सिस्टम पे बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा। जहां पे इन लाइन विद जीआईटी है, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। जहां पे जीआईटी सिस्टम से अलाइन नहीं है, वहां पे आप रिकमेंड करो कि आप क्या चीज करेक्ट करें जिसकी वजह से आप जीआईटी सिस्टम पे जा सकें। ये इस सवाल का मकसद है। रिक्वायरमेंट को भी आप जितना तोड़ के इस तरह पढ़ेंगे उतना ही आप उससे रिलेटेड क्लियर हो सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप रिकॉल करें, आपको क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट याद आ रही है? कोई मुझे चैट में बता दे, फिर सवाल पढ़ना शुरू करें ना। एक्सटर्नल इंटरनल अप्रेजल मतलब सही है या और प्रॉपर नाम बता दें? अच्छा, एसेंशियल्स ऑफ जीआईटी याद है सर। प्रिवेंटिव डिटेक्टिव कॉस्ट इस तरह करके था ना हमने जो पढ़ा हुआ था। चलिए अभी आंसर पे चलते हैं, फिर हम आपको पहले इसमें अब उल्टा अप्रोच रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर अप्रोच यही होनी चाहिए, अगर आपको वो चीज़ याद होगी तो ही सवाल पढ़ के आप चीज़ों को सही से कर सकेंगे। एग्जैक्टली अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, डिटेक्शन कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, इसमें मैं अप्रोच थोड़ी सी अलग कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आपका ड्राइव हो रहा है फ्रॉम योर थ्योरेटिकल नॉलेज। पहले बुक देख लेते हैं कि अगर मैंने वो पढ़ा हुआ होता तो मैं सवाल कर पा रहा होता या नहीं कर पा रहा होता। एक्सटर्नल फेलियर एग्जैक्टली। सबसे पहले तो मैं आ गया किसमें, चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में मैंने रिकॉल करना शुरू किया, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है। ई बिजनेस सप्लाई चेन से टॉपिक है नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी स्पेसिफिकली जीआईटी से है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से है नहीं है। क्वालिटी मैनेजमेंट से है, बिल्कुल क्वालिटी मैनेजमेंट से है। अब मैं गया क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी जेनेरिक बातों से है नहीं, क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट से सवाल आया हुआ है। क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी हैं? प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब यहाँ तक भी कुछ स्टूडेंट्स पहुंच गए होंगे। अब प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है, अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होती है, अगला स्टेप आएगा ये। किसी को ये नहीं पता तो वो आधे मार्क्स या 30% मार्क्स हासिल कर लेगा, लेकिन उसको करेक्टली अप्लाई नहीं कर सकेगा तो बाकी मार्क्स लूज हो जाएंगे। प्रिवेंटिव कॉस्ट मेरे पास कौन कौन सी होती है कि जो किसी भी डिटेक्ट को आने से पहले प्रिवेंट करवा दे। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग पे मैं खर्चा करूँ, उसकी ट्रेनिंग पे करूँ, एम्प्लॉयज पे। एक ने मुझे दिए थे। हाँ, प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्ट की डिजाइन पे मैं खर्चा कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं डिटेक्ट को आने से प्रिवेंट कर रहा हूँ। दूसरी कॉस्ट अप्रेजल कॉस्ट है, कि जब मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को अप्रेज करने के लिए सिस्टम्स रखवा रहा हूँ फॉर द इंस्पेक्शन फॉर द टेस्टिंग, वो सारी चीजें अप्रेजल कॉस्ट में आएंगी। फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है, कि अगर विद इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको करेक्ट करने की कॉस्ट, या जितनी आपकी वेस्ट आया, नॉर्मल वेस्ट हो एबनॉर्मल वेस्ट हो, वो भी सारा आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आता है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है, कि मेरे पास प्रोडक्ट सोल्ड हो गया, मेरे सारे क्वालिटी चेक से निकलने के बाद बाहर चला गया, कस्टमर के पास से वापस आया, कोई इन ट्रांसिट डैमेज हो सकता है, कोई कस्टमर के पास जाके फीचर उसका काम ना कर रहा हो, कस्टमर के थ्रू कोई डैमेज हुई हो, उसके अगेंस्ट जितना भी मैंने रिपेयर वर्क किया, जितने भी मैंने वारंटी गारंटी के क्लेम्स को फुलफिल किया, जो मेरी रेपुटेशन भी लॉस्ट हुई, इवन वो सारी चीजें मेरी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई हो रही होंगी। बिल्कुल सही कहा, सैमसंग नोट के साथ हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी की एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट सबसे मिनिमम होनी चाहिए। जिस कंपनी की एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब इम्प्लीकेशंस हैं फॉर सस्टेनेबल बिजनेस।
कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू कीप द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल बाय कीपिंग, इफ दे वांट टू, प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड इंटरनल फेलियर कॉस्ट एज हाई एज दे कैन। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं आंसर पे। आंसर पे नहीं, सॉरी, हमें क्वेश्चन पे जाना था। क्वेश्चन में जाने से पहले हम जस्ट इन टाइम पे भी आ जाते हैं। जस्ट इन टाइम सिस्टम तक जो बंदा पहुंचा तो उसने रिकॉल किया कि यार किस एनवायरनमेंट में ये चल रहा होता है, कॉन्सेप्ट इसका किससे रिलेटेड है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का ये मॉडल होता था जिसके अंदर हम अपनी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को एट मिनिमम रखने की कोशिश करते थे। आइडियल प्रोडक्शन सिस्टम अगर होता था तो वो क्लोज टू जस्ट इन टाइम होता था। अब ये तो मुझे जस्ट इन टाइम याद आ गया, बहुत सारे लोगों को याद भी आ जाएगा। लेकिन जस्ट इन टाइम क्या, अगर मैं प्रिंसिपल्स बोलूं, दैट इज अ टॉपिक विद इन अ टॉपिक। चैप्टर 14 तक पहुंचा, जस्ट इन टाइम तक पहुंचा। जस्ट इन टाइम के अंदर भी उसने मुझसे क्या पूछा है, वो मेरे पास है बेसिकली दिस, कि जस्ट इन टाइम सिस्टम बेस किस चीज पे करता है। प्रोडक्शन टाइम्स मेरे फास्ट होनी चाहिए, प्रोडक्शन मेरी रिलायबल होनी चाहिए, डिलीवरीज फ्रॉम सप्लायर्स भी रिलायबल होनी चाहिए, अदरवाइज पूरा ब्रेक लग जाएगा मेरी प्रोडक्शन साइकिल पे। डिपेंड किस पे हो रही होती है, हाईली एफिशिएंट हाईली क्वालिटी प्रोडक्शन पे। जितने डिफेक्ट्स कम होंगे उतना आपका कम प्रोसेस रुकेगा, उतना जल्दी आप और इतने रिलायबली चीजों को आप अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे होंगे। प्रोडक्शन स्टार्ट कब होगी, बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड आएगी, ऑर्डर आएगा, देन प्रोडक्शन होगी। और इतना एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए कि ऑर्डर आने के बाद सारे प्रोसेसेस आपके इतने इंटरलिंक होने चाहिए कि टाइमली प्रोडक्ट को अवेलेबल भी आप करवा सकें, जिसके लिए मोस्ट रिलायबल एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम चाहिए आपको। अब मुझे जस्ट इन टाइम के इसेंशियल पता चल गया किस पे ये काम करता है। अब मैं जाता हूँ वापस क्वेश्चन पे कि अगर ये मुझे पता होता बिफोर एंटरिंग इनटू द क्वेश्चन, तो क्या मैं इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाता या नहीं कर पाता। जब मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ कि सिनेरियो आ गया तो सवाल मुश्किल हो गया। खालिद मसूद ओन्स अ स्मॉल प्लास्टिक बॉटल मेकिंग फैक्ट्री। स्मॉल फैक्ट्री है मेरी प्लास्टिक बॉटल मेकिंग की। के बी उसका नाम है, खालिद बॉटलर। एट फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी, के बी कैन मेक 7,000 bottles per hour, which easily meets daily order requirement. He is currently considering to implement just-in-time system to improve efficiency at the factory. इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी मुझे बता दी 7,000 बॉटल्स की। मगरिब तो फिर हम नमाज से पहले ही खत्म कर देंगे ना, 5:30 तक जो हमने एग्री किया था। बस दो तीन चीजें हैं, उसको मैं फिर जल्दी में वाइंड अप कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाता है, वही उसकी एप्लीकेशन मेन है ना। कॉन्सेप्ट अब अच्छे से याद होगा। देखें, अब कुछ चीज़ों में ना चाहते हुए भी चीज़ें याद रहनी चाहिए। उसको आप रोट लर्निंग का नाम दें, आप उसको कॉन्सेप्ट याद रखने का नाम दें, लेकिन अब मजबूरी है। इस सवाल में ही आप देख लें, अभी आप इसको मेरे साथ पढ़ें, लॉजिकली आप आधी बातें कर सकेंगे। आधी बातें जब तक आपको वो टेक्स्ट याद नहीं होगा या इवन आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करने का पर्पज ये है। अगर कोई बंदा क्वेश्चन 2 में स्ट्रगल करता, क्वेश्चन 1 में स्ट्रगल करता, एटलीस्ट ये 16 मार्क्स में से 12 मार्क्स तो इजीली हासिल कर लेता, सिर्फ उसने चैप्टर 14 पढ़ा हुआ होता। बहुत अच्छे से भी मैं कहता हूँ, अगर नहीं भी समझा हुआ होता तो भी आप इसके अंदर इजी मार्क्स स्कोर कर सकते थे। किसी भी पेपर में आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन वो ऑप्शंस मुश्किल होंगे। मुश्किल किस सेंस में, कि आपने सेलेक्टिव स्टडी की भी होगी, आप उस टॉपिक तक पहुंचे ही नहीं होंगे। जिस तरह भी उसने रीसेंट अटेम्प्ट में चैप्टर 1 से पूछ लिया सवाल, जिसको कोई पढ़ता ही नहीं होगा सही से। सवाल आसान था, मैंने जब उसको सॉल्व करवाया था क्लास के अंदर भी, उसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन मेन चीज क्या थी, पढ़ा हुआ ही नहीं था चैप्टर 1। खैर, खालिद पर्सनली विजिट होलसेल मार्केट टू बाय प्लास्टिक पैलेट्स व्हेन देयर इज ओनली अ वीक सप्लाई लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको लीड टाइम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब अपने माइंड को ऑपरेशंस के माइंड से सोचें और जस्ट इन टाइम के प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए सोचें, रिलायबल प्रोडक्शन, रिलायबल सप्लाई। तो खालिद पर्सनली जाता है बॉटल्स खरीदने के लिए जब 1 वीक की सप्लाई रह जाती है। इसका मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है उसका, 1 वीक। क्या ये क्लोज टू जस्ट इन टाइम है? जस्ट इन टाइम के अंदर तो आप इन्वेंट्री होल्डिंग एज मिनिमम एज यू कैन।
आगे देखते हैं। Plastic pellets are placed in the state-of-the-art injection machine that heats them up and turns them into liquid, which is then injected at high pressure into molds. अब ये process बता रहे हैं. The molding process casts pieces of plastic into preforms that subsequent machines turn into bottles. The molded preform hardens instantly by a built-in cooling system. All preforms are of a standard size that are tested by an automated machine for quality. अब यहाँ एक एंगल आया. सारी चीजें मेरे पास किस में है? प्री फॉर्म स्टैंडर्ड साइज में है, टेस्टेड हो रही हैं ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू फॉर क्वालिटी. अब मशीन जब ये चीज टेस्ट कर रही है तो ये आप किस कॉस्ट में क्लासिफाई करेंगे? नहीं नहीं, क्वालिटी कॉस्ट में, रिलायबल प्रोडक्शन नहीं. अप्रेजल कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा मोर एप्रोप्रिएट क्या होगा? डिटेक्टिव कॉस्ट भी तो कह सकते हैं इसको आप. अगर तो मशीन का डिजाइन ऐसा होता जिसमें डिफेक्ट आता नहीं, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग आपने इतना काम किया हुआ होता, तो वो जाती अप्रेजल में. जैसे स्टैंडर्ड साइज के हैं तो उसमें एरर आने का चांसेस कम है, दैट इज अप्रेजल. अगर उसको प्री फॉर्म को स्टैंडर्ड साइज में रखने के लिए आपको कॉस्ट इंकर करना पड़ी. लेकिन टेस्टेड बाय एन ऑटोमेटेड मशीन फॉर क्वालिटी, टेस्टिंग हो रही है, तो इसको आप डिजाइन का फीचर भी कह सकते हैं और आप इसको डिटेक्टिव कॉस्ट में भी लेके जा सकते हैं. आपकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक्सप्लेन किस तरह करें. Preforms that meet the required quality standard are kept in the process and others are scrapped away as waste. अब जो वेस्ट आ रहा है इंटरनल फेलियर कॉस्ट में चला गया. Quality approved preforms are then transported into another molding machine that reheats them up to the required temperature, stretches them to the required size, and then blows them up to the specific size. अब ये सारी प्रोडक्ट के डिजाइन से रिलेटेड है, तो अप्रेजल कॉस्ट में भी आ सकती हैं. कस्टमर के लिहाज से आपका प्रोडक्ट बन रहा है या आप इंश्योर कर रहे हैं. Then cooled by the cooling system in the machine and turned into plastic bottles. The bottles are then passed on a small conveyor belt towards a packaging machine that packs them for delivery. Random quality checks are done on bottles. Again, आपके पास appraisal cost at conveyor belt for each customer consignment to ensure bottles are made to the specification. Upon detection of a fault, the entire consignment of the customer is checked and the factory bottles are scrapped away as waste. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं रिलाय कर रहा हूँ, फॉल्ट अगर आएगा सैंपल बेसिस पे मैं चेक कर रहा हूँ ना, फॉल्ट मेरे पास आ रहे हैं इसका मतलब, और उसकी बेसिस पे इंटायर कंसाइनमेंट मुझे चेक करने के लिए रोकना पड़ रहा है और फॉल्टी बॉटल्स को मुझे स्क्रैप करना पड़ रहा है. इसका मतलब मेरे प्रोसेस के अंदर जस्ट इन टाइम वाला एलिमेंट आना मुश्किल किस वजह से होगा कि मैंने एक और एक स्टेप रखा हुआ है. मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपनी प्रिवेंटिव कॉस्ट को इतना बढ़ा दूं कि मुझे रैंडम क्वालिटी चेक्स कम से कम हो, या अगर हो रहे हो तो उसमें फॉल्ट कम से कम आए. अदरवाइज आप इसकी इम्प्लीकेशन सोचें, अगर कस्टमर का ऑर्डर आया, उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया जस्ट इन टाइम को फॉलो करते हुए, फॉल्ट निकल के आ गया, पूरी बॉटल्स को मुझे रिजेक्ट करना पड़ा, तो मेरा जो रिलायबल प्रोडक्शन वाला एलिमेंट है, स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो मेरा यहाँ पे कंप्रोमाइज हुआ. प्रोडक्शन टाइम डायरेक्टली नहीं बता रहा, लेकिन प्रोडक्शन के स्टेप्स बता रहा है. इवन प्रोडक्शन के साथ जब तक कोई चीज़ क्वालिटी से पास नहीं हो रही, वो भी एक स्टेप है. तो प्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली आपको पूरा बता रहा है कि चीज़ें कितनी ऑटोमेटेड हैं, कहाँ पे मैनुअल चेक्स हैं, जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन कर सकते हैं. As soon as the consignment is complete, it is shipped to the customer. अब जो चीजें नहीं बता रहा बिल्कुल क्लियरली, उसको आप जस्ट इन टाइम के एंगल में डाल के बोल सकते हैं कि अगर चीजें इस तरह नहीं हो रही तो आप इस तरह कर लें. जो चीज क्लियरली बता रहा है, जिस तरह 1 वीक वाली चीज बताई, उसमें तो आप बहुत इजीली जस्ट इन टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन 8 मार्क्स का सवाल है, तो आप कम से कम जस्ट इन टाइम के 4 जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो रख के ही अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर रहे होंगे और उसको अकॉर्डिंगली आंसर कर रहे होंगे. अब अगर मैं आपको आंसर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताऊं और जो हमने नॉलेज पहले पढ़ी, तो प्रिवेंटिव कॉस्ट और क्वालिटी कॉस्ट वगैरह निकालना थोड़ा सा आसान है. उस पर कमेंट करना कैसे. अब आप वो देखें. पहले उसने सिंपल क्या किया, थ्योरी बताई जो कि बताने की वैसे जरूरत नहीं थी. दीज आर द कॉस्ट ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. कॉस्ट इंकर टू प्रिवेंट अ क्वालिटी प्रॉब्लम फ्रॉम अराइजिंग.
Prevention costs in this case include working with the state of the art machinery that work with plastic pellets. इसका मतलब जो उसने पूरी मशीनरी का डिजाइन बताया वो इतना सोफिस्टिकेटेड था, स्टैंडर्ड साइज पे चीजें बन रही थी, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम द लास्ट मैनुअल क्वालिटी चेक, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड था। तो जो मशीन का स्टेट ऑफ द आर्ट थी वो किस तरह मुझे पता चली? थ्रू ऑटोमेशन। चीजें सारी ऑटोमेटिकली हो रही थी, स्टैंडर्डाइज वर्किंग पैटर्न था। दैट इज दिस इज क्लासिफाइड एज द प्रिवेंशन कॉस्ट। जरूरी नहीं है मैं कोई कॉस्ट मेजर करके बता रहा हूँ, मैं एंगल ऑफ द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को क्लासिफाई कर रहा हूँ अमंग द कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट में आ जाए, ये तो मुझे पता चल गया था, देखो मैं क्वालिटी चेक कर रहा था, मैनुअली इंस्पेक्शन हो रही थी, टेस्टिंग हो रही थी, ये मेरे पास अप्रेजल कॉस्ट में आ रही थी। प्री फॉर्म्स क्वालिटी में चेक कर रहा था, उसके बाद फिनिश बॉटल्स को भी चेक कर रहा था। दो जगह पे मेरे पास बेसिकली अप्रेजल हो रही थी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। एक प्री फॉर्म हो रही थी प्लास्टिक की क्वालिटी को रिलेटेड, एक फिनिश फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिकेशन चीज है या नहीं है वो मेरे पास चेक हो रही थी। इंटरनल फेलियर कॉस्ट मेरे पास जो वेस्ट आ रहा था, जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन मुझे स्क्रैप करना पड़ रही थी, वो सारी इसमें आ रही थी। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट नहीं बताई भी, लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा ना कि इन केस अगर कोई चीज रिटर्न होके आती है तो वो मेरे पास एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में क्लासिफाई हो रही होगी। क्या उसने बता भी दिया? नन ऑफ द कॉस्ट इन द सिनेरियो रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि मेरे पास प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं या मैं क्लेम्स प्रोसेस कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं जस्ट इन टाइम पे। जस्ट इन टाइम पे प्रिंसिपल बताने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल लिखा। जस्ट इन टाइम में प्रोडक्शन टाइम्स मस्ट बी वेरी फास्ट, नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स हैज टू बी इन ऑर्डर टू मीट न्यू ऑर्डर क्विकली। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्शन टाइम इतना क्विक होना चाहिए कि आपके पास फिनिश गुड्स की ऑलमोस्ट जीरो इन्वेंट्री होनी चाहिए। आइडियल वर्ल्ड के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, बहुत स्पेसिफिकली जब आप मेड टू ऑर्डर प्रोडक्शन पे जाते हैं। ऑर्डर आएगा तो ही बनाना शुरू करूंगा, लेकिन यूजुअली कंज्यूमर गुड्स वाली कैटेगरी के अंदर ये करना थोड़ा सा पॉसिबल है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड को रिप्लेस कर दें एज मिनिमम एज पॉसिबल। असेसमेंट क्या है? प्रोडक्शन टाइम था सीमिंगली फास्ट थे, बिल्कुल थे। डेली ऑर्डर रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो रही थी, और नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। जो वो प्लास्टिक पैलेट्स रख रहा था दैट इज रॉ मटेरियल, फिनिश गुड की इन्वेंट्री आप नहीं रख रहे थे। आपकी जितनी डेली डिमांड थी उतनी ही आपकी कैपेसिटी थी, फुल थ्रॉटल पे आपकी मशीन चल रही थी, आप डेली डिमांड को मीट कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं था विद रिस्पेक्ट टू द फिनिश गुड। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आप रख सकते हैं इन जस्ट इन टाइम सिस्टम, लेकिन मैंने आपको वही बात बताई ना कि एज लो एज पॉसिबल। क्योंकि देखें जस्ट इन टाइम ऑपरेट करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर आया तो ही मैं भागूंगा रॉ मटेरियल लेने। अगर मेरे रॉ मटेरियल का लीड टाइम ही ज्यादा है तो मैं जस्ट इन टाइम पे तो एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर सकूंगा। फिनिश गुड के लिए वो कहता है कि आप ऑलमोस्ट जीरो के करीब इन्वेंट्री रख रहे हो, वो फिर जस्ट इन टाइम के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ने लग जाती है विद रिस्पेक्ट टू द फिनिश गुड। दूसरा प्रिंसिपल उसने रखा, मतलब थ्योरी रखते जा रहे हैं और एप्लीकेशन आसान होते जा रही है। प्रोडक्शन मस्ट भी रिलायबल होनी चाहिए, नो होल्डअप्स होने चाहिए, स्टॉपेजेस कम से कम होने चाहिए, बॉटल नेक्स कम होने चाहिए। अब हमने देखा कि जो शुरू वाला प्रोसेस था वो पूरा ऑटोमेट था, सिस्टम के अंदर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर ही चीजें बिल्ट इन थी जिसमें वो चीजों को स्टैंडर्डाइज वे के अंदर लेके चल रहा था। तो वहां की हद तक तो आपका बिल्कुल सही था। देयर आर फॉल्टी प्रोडक्ट्स विच आर स्कैप अवे टू वेस्ट, देयरफॉर केबी डज नॉट मीट दिस रिक्वायरमेंट। मसला कहाँ पे आ रहा था? जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया भी था, जहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही थी, आपका पूरा पूरा बैच वेस्ट के अंदर जा रहा था। वहां तो आपका मतलब क्या था कि प्रोडक्शन आपकी अगर रिलायबल होती तो वेस्ट आता ही नहीं, बिल्कुल मिनिमल वेस्ट होता। लेकिन क्योंकि स्क्रैप आ रहे थे, वेस्ट आ रहा था, तो ये आपके प्रोडक्शन को, रिलायबिलिटी को भी चैलेंज कर रहा था। प्लस दिस इज बेसिकली अ होल्ड अप, कि आपको चीजें पास करने से पहले रोकना पड़ रही हैं फॉर इंस्पेक्शन, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। रिकमेंडेशन अब आपको इस केस में देनी है, ऊपर देने की जरूरत नहीं थी। वाई देयर आर फॉल्टी प्रोडक्ट्स, करेक्ट द मशीन एंड प्रोसेस अकॉर्डिंगली, ये जनरल बात हो गई। प्री फॉर्म्स और पोस्ट फॉर्म वाली चीज टेक्निकल थी, जो आपने सवाल को पढ़ते हुए पिक करनी थी, कि प्री फॉर्म्स वाली स्टेज पे ही आपकी चीजें इस तरह सही होनी चाहिए कि पोस्ट फॉर्म में आने के बाद वेस्ट कम से कम हो और ऑलमोस्ट जीरो हो। क्योंकि टारगेट हमारा यही होता है कि हम जीरो वेस्ट तक लेके जाएं, और आइडियल दुनिया में जीरो वेस्ट। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो एज मिनिमम एज
इट शुड, यस, एज इट कैन। तीसरी चीज, डिलीवरीज फ्रॉम द सप्लायर मस्ट बी रिलायबल। सप्लायर मस्ट डिलीवर क्विकली एंड परचेज मटेरियल कंपोनेंट्स ऑफ अ हाई क्वालिटी। इसका मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है वो इस तरह की क्वालिटी का होना चाहिए कि फिनिश गुड के अंदर डिफेक्ट्स कम से कम है। और डिलीवरी टाइम जो आपका सप्लायर से है वो भी रिलायबल होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप बिल्कुल मिनिमम इन्वेंट्री लेवल से ऑपरेट कर सकेंगे। क्यों? आपको पता होगा कितने टाइम में इन्वेंट्री आएगी, दैट इज योर लीड टाइम। और सप्लायर की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और एबिलिटी टू डिलीवर वो कितनी रिलायबल होगी कि मुझे उतने टाइम में डिलीवरी मिल जाएगी। असेसमेंट आपने की कि वो खुद लेकर आता है, परचेज करता है रॉ मटेरियल और 1 वीक की सप्लाई रख रहा होता है स्टोर में। दिस डज नॉट मीट द रिलायबल एंड एफिशिएंट सप्लाई अरेंजमेंट दैट आर इम्पेरेटिव फॉर अ सक्सेसफुल जीआईटी सिस्टम। क्योंकि 1 वीक की रखना जीआईटी के प्रिंसिपल से कॉरिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे वो चीज़ मेंशन नहीं है कि यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, क्योंकि बंदा मैनुअली जा रहा है, सिस्टम के थ्रू ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो रहा, चांसेस ऑफ एरर आपके पास बढ़ रहे होंगे, टाइम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होगा। खुद जाके आप ऑर्डर देंगे, सप्लायर चेक करेगा, फिर आपको देगा। अगर सिस्टम आपस में इंटीग्रेट होते तो सप्लायर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपको चेक करके बताता, और आपका परचेज ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली सप्लायर के सिस्टम में जाता, जिसके थ्रू एफिशिएंट सप्लाई आपके पास पॉसिबल हो रही होती। रिकमेंडेशन में भी यही है कि एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद की सप्लायर्स सून एज द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द बॉटल्स, तो सप्लायर्स आपको क्विकली चीज़ों की सप्लाई कर सकते। दैट इज नो इन्वेंट्री नीड्स टू बी केप्ट, ये आपको यही रिकमेंड कर रहा है कि आपको 1 वीक की इन्वेंट्री भी नहीं रखना पड़े। तो बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप कम से कम 2 बातें तो आराम से कर लेते। पहली, प्रोडक्शन टाइम वाली, प्रोडक्शन की रिलायबिलिटी थोड़ी सी मैं मानता हूँ टेक्निकल थी। तीसरी वाली भी आसान थी कि खुद मैनुअली जब वो जाके कर रहा है तो चीज़ों में ऑटोमेशन नहीं है, टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, और 1 वीक की इन्वेंट्री आप रख रहे हैं जो कि क्लियरली जस्ट इन टाइम के सिस्टम के अगेंस्ट है। और इवन जो कॉस्ट वाला पोर्शन था वो भी अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता होता, ज़्यादातर कंफ्यूजन आती है यहाँ पे प्रिवेंशन पहचानने में और अप्रेजल पहचानने में, ये वाले फिर भी क्लियर हो जाते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने एक ये सवाल किया, बुक के अंदर इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स गिवन है, आप वो एग्जांपल्स को भी जहन में रखेंगे कॉन्सेप्चुअल बाइफिकेशन के लिए, तो आप इजीली सवाल को कर लेंगे। अब क्विकली मैं मूव करता हूँ, जो हमारा आईटी वाला क्वेश्चन है इसके मैं डायरेक्ट आंसर पे मूव कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन टू द सिनेरियो नहीं है। छोटा सा सिनेरियो है, आपने रिक्वायरमेंट पे आते, आपने बोला इन द लाइट ऑफ द फैक्टर्स आइडेंटिफाइड अबव एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अडॉप्टिंग ई बिजनेस मॉडल। अब ई बिजनेस मॉडल पढ़ते ही मैं इजीली कहाँ पे पहुंच जाऊंगा? चैप्टर 10 पे। डिस्कस ई ब्रांडिंग मेथड्स एज रिकमेंडेड बाय सीईओ, सजेस्ट अदर वेज ऑफ ई ब्रांडिंग। अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से याद हो तो 4 मेथड्स ऑफ ई ब्रांडिंग आपकी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन है चैप्टर 10 के अंदर। कोई बंदा अगर उनको एग्जैक्टली रिकॉल कर सकेगा तो उसके लिए ये 6 मार्क्स बहुत ईजी है, सबसे ईजी पार्ट यही वाला है। Suggest and explain 3 key strategies of the CEO for commercially leveraging big data। अब अगेन यहाँ पे वही मसला है, बिग डेटा बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा, चैप्टर 10 में रिलोकेट कर लेंगे, लेकिन लेवरेजिंग ऑफ द बिग डेटा का भी एक कॉन्सेप्ट आपके बिग डेटा के अंदर है। पहले वो बिग डेटा बताता है, उसके वीज समझाता है, उसके बाद लेवरेजिंग बिग डेटा का मतलब क्या है कि बिग डेटा आने की वजह से क्या कमर्शियल बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को हो रहे हैं। ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है। इसके मैं सिनेरियो पे नहीं जा रहा, ये लोग आप खुद पढ़ लिएगा, अभी मुझे सिर्फ आपको लोकेशन इसके अंदर समझानी है, उस पर मैं आता हूँ। साथ ही साथ मैं ये एथिक्स वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि हम सोल्यूशन पे जाके दोनों साइमल्टेनियसली देख लेंगे। एथिक्स वाले सवाल के अंदर 15 मार्क्स का बहुत शॉर्ट सिनेरियो इसके अंदर गिवन है। अब करना क्या है, एडवाइस करना है हाउ आदिल में अप्लाई एथिकल मॉडल बेस्ड ऑन थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स इन द अबव सिचुएशन। अब यहाँ पे भी लोकेशन का मसला है। एथिक्स मेरे माइंड में आते हुए मुझे ये लोकेट करना मुश्किल हो जाता है कि चैप्टर 19 में रहूं, चैप्टर 20 में रहूं। अगर तो किसी को सही से याद नहीं है और वो एथिक्स के चैप्टर उसने सही से नहीं पढ़े, सही से पढ़े हुए हैं तो मुझे पता है कि चैप्टर 20 के अंदर इथिकल रेजोल्यूशन का एक सिंपल सा मॉडल दिया हुआ है, जो हम FAFR लेवल पे भी पढ़ के आए हुए होते हैं और C5 6 के अंदर भी होता है, जिसमें आपको सबसे पहले थ्रेड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है,
उसकी सिग्निफिकेंस को इवेल्युएट करना पड़ता है, प्रिंसिपल कौन से ब्रीच हो रहे हैं आपने वो देखना पड़ता है, सेफ गार्ड आप अप्लाई करते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि थ्रेट एट अ मिनिमम लेवल आ गया, एक्सेप्टेबल लेवल पे आ गया या नहीं आ गया। वही आपके करेक्टिव एक्शंस होते हैं। तो ये एक छोटा सा एथिकल रेजोल्यूशन का मॉडल होता है, वो आपने अप्लाई करना होता है। अब एथिक्स वाले केस में भी बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रही होगी। बुक आपको मॉडल बता देगी, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, लॉजिकली भी शायद आप यही सोचते हैं, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं एथिक्स के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। एसपीएम के अंदर जो एथिक्स है मेरे पास वो डिफरेंट है फ्रॉम ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस वाले सिनेरियोज इसके अंदर ज्यादा होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाला सिनेरियो आ ही नहीं सकता। फर्म रिलेटेड तो कोई सर्विस आप नहीं दे रहे ना। और एक और मसला क्या है कि एथिक्स अप्लाई किस पे होता है, लोग वो नहीं समझ पाते। जब सवाल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्कस हो रहे हैं या किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स डिस्कस हो रहे हैं, तो आईकैप कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई ही उन पे होता है। कंपनी के हर बंदे पे आईकैप कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई नहीं होता। आईकैप के जो मेंबर्स होंगे वो बाइंड है टू फॉलो आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन एसपीएम के अंदर हम सिर्फ आईकैप मेंबर्स की बात तो नहीं करते। जरूरी नहीं है कि सवाल के अंदर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही डिस्कस हो रहे हो। वहां पे आपके पास आ जाएंगी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और एथिकल डिसीजन मेकिंग। तब आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, तब आप वहां पे वो एलिमेंट देखेंगे कि क्या कंपनी का डिसीजन इज इट एथिकल। और एथिकल भी आने से पहले सबसे पहली चीज, इज इट लीगल। नहीं, एसपीएम में बुक अलाउ नहीं है आईकैप कोड ऑफ एथिक्स की, और उसकी वजह से जरूरत भी नहीं है, आपस की बात है। नॉर्मल आप अगर इसके सवाल देखेंगे भी पास पेपर में उठाते हुए, तो वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इतना मुश्किल सवाल पे लेके नहीं जाता। इंटेग्रिटीज पे बात कर रहा होता है, ऑब्जेक्टिविटी पे बात कर रहा होता है। नॉर्मल ब्रीचेस होते हैं कि प्रेशर क्रिएट होता है सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, आप किसी अनइथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ब्राइब के थ्रू चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। इस तरह के सिनेरियोज ही आपको मिल रहे होंगे। तो बताने का पर्पज यही है कि जब हम बिजनेस डिसीजन की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि भाई, इज इट लीगल। लीगल होना और इथिकल होना दोनों अलग है। ये भी जरूरी है कि चीज लीगल हो लेकिन इथिकल ना हो। तो पहली चीज, जब इज इट लीगल, वो आपसे टेस्ट नहीं करना चाह रहा, वो आपको टेस्ट करना चाह रहा है इज इट इथिकल आफ्टर बीइंग लीगल। लीगल होने के बावजूद भी क्या वो चीज इथिकल है या नहीं है। तो दो किस्म के सवाल आ सकते हैं। या तो इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें कोई मैनेजमेंट का प्रेशर होगा, कोई रिपोर्टिंग की ट्रांसपेरेंसी का मसला होगा, कोई गलत डिसीजन की बात हो रही होगी, आपको अनड्यू प्रेशर किया जा रहा होगा, या आपका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी ऐसे बिजनेस में है जिसमें आपकी कंपनी भी इंटरेस्टेड है, बिडिंग कॉल होती है, आप अपने रिश्तेदार को रिकमेंड कर देते हैं, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बिजनेस के अंदर किस तरह अनएथिकल प्रैक्टिसेस को मोल्ड कर रहे हैं, आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफिशिएंटली चीजों को इवेल्युएट नहीं करने दे रहा, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है जो आईकैप बहुत ज्यादा भी टेस्ट नहीं करता, दैट इज द बिजनेस। हाउ यू कैन क्लासिफाई एनी बिजनेस डिसीजन एज बीइंग एथिकल और नॉट। उसके अंदर फिर आप डिफरेंट प्रिंसिपल्स देखते हैं कि वाइडर सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजें किस तरह इम्पेक्ट कर रही होंगी। हमने क्वेश्चन वन जो देखा था स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव से, उसके अंदर बेसिकली यही एंगल मौजूद था, एथिकल एंगल भी मौजूद था। क्या आप ये देखते हैं कि जो आपके वाइडर स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, कम्युनिटीज हैं, आपकी इन्वायरमेंटल चीजें हैं, वो डैमेज हो रही हैं, किस तरह इम्पेक्ट हो रही हैं। दैट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब आते हैं सोल्यूशन वाले एंगल पे, पहले चैप्टर 10 देन इस पे। चैप्टर 10 में भी मुझे आपको सिर्फ एक मेन बात यही बतानी है कि छोटा सा चैप्टर है, पूरी ग्रिड कवर कर रहा होता है। आप एटलीस्ट उसके प्रिंसिपल्स को तो सही से समझ जाएं कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 10 में मैं आया, नॉर्मल आईटी स्ट्रेटेजी की बातें जेनेरिक लेवल की हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ ई बिजनेस स्पेसिफिक है। ये मुझे पता होंगे फीचर्स तो ही मैं आंसर कर सकूंगा। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा जेनेरिक है, लेकिन ई मार्केटिंग बहुत स्पेसिफिक है। थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था पीस ऑफ मार्केटिंग के साथ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगेन डायरेक्टली लिंक विद मार्केटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, बिग डेटा एनालिटिक्स स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नई टेक्नोलॉजी है, और आईटी कंट्रोल एक अलग एंगल है।
तो बेसिकली जो आपके पास नई टेक्नोलॉजीज की डिस्कशन है ना, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसकी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछेगा, वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आईटी कंट्रोल के अंदर आपको आईटी एक्सपर्ट नहीं बना देगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ पूछ सकता है कि क्या क्या आपके पास स्ट्रेटेजिक फेलियर्स हैं, सॉरी स्ट्रेटेजिक बोल रहा हूँ, आईटी कंट्रोल परस्पेक्टिव से फेलियर्स आ रहे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। अदरवाइज कोई ना कोई थ्योरेटिकल सवाल उठा के पूछ देगा अगर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। एप्लीकेशन मेनली चैप्टर 10 में किन टॉपिक्स पे है, वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन तीन टॉपिक्स पे मेनली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है चैप्टर 10 की। अब इसमें आते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ ई बिजनेस में जब हम आए तो हमने रीलोकेट किया कि क्या मुझे ई कॉमर्स और ई बिजनेस का फर्क पता है, ई बिजनेस को मैं समझ भी पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैं ये समझ पाया, उसके बाद फिर मैं आगे गया, जिससे मेरा सवाल मेनली बन सकता है, इम्पैक्ट क्या है इंटरनेट का बिजनेस स्ट्रेटजी और कंपटीशन पे। जो सवाल ने मुझसे पूछा कि आपका ई बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करने से क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी, वो बेसिकली थोड़ा बहुत ड्राइव हो रहा होगा यहाँ से। कंपेटिटिव राइवलरी पे किस तरह इम्पैक्ट आता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट पे किस तरह इम्पैक्ट आता है ई बिजनेस की इंटरनेट की वजह से, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कस्टमर। ये आपने जब टॉपिक पढ़ा होगा तब आपने इसको समझा होगा, लेक्चर्स में ये चीज़ अवेलेबल भी है, इसकी मैं डिटेल में इसलिए भी नहीं जा रहा। फिर उसके बाद बिजनेस प्रैक्टिसेस और मार्केट प्लेस का मॉडल्स फॉर डिलीवरिंग ई बिजनेस क्या होता है। आपके पास किस तरह ई शॉपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, किस तरह ई प्रोक्योरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, किस तरह न्यू इंटरमीडियरी कंपनीज अराइज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगोडा और बुकिंग डॉट कॉम एप्लीकेशंस हैं और बेसिकली कंपनीज हैं जो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे होटल की, फ्लाइट की सब डिटेल्स बता देती हैं, जिसके थ्रू आप इजीली कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हुआ ना कि ये न्यू इंटरमीडियरी क्रिएट हुआ। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस ईबे पे हो रही होती हैं, आपके पास इसकी एग्जांपल ओएलएक्स है। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज जब आप कर रहे होते हैं तो दराज और अलीबाबा के थ्रू आपके पास डायनेमिक्स ही बदल गया मार्केट के। सप्लायर्स के साथ मोर इंटीग्रेशन आपके पास होना शुरू हुई थ्रू द यूज ऑफ ई बिजनेस। ई प्रोक्योरमेंट आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे। हाँ सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसलिए बस मैं इन पे एक हल्का सा टच अपॉन करके सवाल पे ही आ रहा था। दूसरा, आपके पास जो ब्रांडिंग ऑप्शंस हैं उसके अंदर सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ई ब्रांडिंग पे। ई ब्रांडिंग किसी को क्लियर होगा तो बुक के अंदर बहुत क्लियरली 4 चॉइसेस मेंशन है। क्या क्या? एग्जिस्टिंग ब्रांड को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसी को ऑनलाइन ब्रांड बना दें, या तो आप एक एक्सटेंशन लेकर आ सकते हैं कि ट्रेडिशनल ब्रांड भी चले और उसका ऑनलाइन वर्जन भी हो, या आप किसी एग्जिस्टिंग ई ब्रांड के साथ पार्टनरिंग कर सकते हैं, या आप सारी चीजें खत्म करके बिल्कुल नया ब्रांड फॉर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस बुक में बहुत प्रिसाइजली मेंशन है एग्जांपल्स के साथ। आपने कुछ नहीं करना था, आपने सिंपल केस पढ़ना था और आपने सीईओ के अंदर जो उसने ऑप्शंस बताए ई ब्रांडिंग के, उसको आपने रेप्लिकेट करना था, और जो वो बता चुका था उसके अलावा जो बच गए थे वो आपने उठा के सिर्फ यहाँ पे लिखने थे। तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक चैप्टर 10 में है जो मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर आपके पास ई बिजनेस है, ई मार्केटिंग है जिसमें मार्केटिंग इंटीग्रेट हो जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है जो डेटा एनालिटिक्स के साथ कंबाइन हो सकता है, जिसमें उसकी यूटिलिटी पूछ ले। अदरवाइज जो बाकी टॉपिक्स हैं उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी एक मिनिमम लेवल पे होगी। जैसे बिग डेटा का अगर मैं आपको बताऊं, बिग डेटा का सवाल जो इसने पूछा हुआ है कि कमर्शियली लेवरेजिंग बिग डेटा। अब ये देखें, सिंपल है, जो बंदा बिग डेटा में गया उसके माइंड में आएगा वीज, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं होगा बुक के अंदर कि किस तरह आप स्ट्रेटेजिकली लेवरेज कर सकते हैं बिग डेटा को यूज करते हुए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंगल आपका इन्हांस हो जाता है, केपीआईज आप सिस्टम में बिल्ट इन कर सकते हैं, सिस्टम आपके लिए डिफरेंट रिपोर्ट्स बना सकता है। डेटा एक्सप्लोरेशन अब आपके पास पॉसिबल है, आप सिस्टम की कंप्यूटेशनल पावर को यूज करके टन्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर वे के अंदर लेकर आ सकते हैं, जिसके थ्रू आपको डिफरेंट इंसाइट्स अब मिल सकती हैं जो विदाउट बिग डेटा पॉसिबल नहीं है। यही मतलब है ना कि कमर्शियली लेवरेज कैसे कर रहा है बिग डेटा आपको। तीसरा, सोशल एनालिटिक्स पॉसिबल है,
डिफरेंट लोगों के सेंटीमेंट थ्रू फेसबुक ट्विटर, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या कमेंट्स कर रहे हैं, ये चीज तो पहले अवेलेबल ही नहीं थी। गुड और बैड वाला फर्क पता होता था, किसके थ्रू कस्टमर परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आपको ये भी पता है क्यों परचेज नहीं कर रहा, क्या उसके मसले मसाले। डिसीजन साइंस इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है। किस बेसिस पे? जब आप सोशल सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे होंगे, डिफरेंट कस्टमर एनालिसिस आप कर रहे होंगे, तब आपको कस्टमर के डिसीजन पैटर्न पता चलेंगे, जिसको सोशल एनालिटिक्स कहते हैं। ये भी थ्रू किस तरह पॉसिबल है कि जब हर जगह से डेटा आ रहा है तो आप क्या उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, उसमें से पैटर्न निकाल पा रहे हैं। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मोर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। यही चीज है जिसके थ्रू लेवरेज कर रहा है बिग डेटा आपको कमर्शियली। अब आंसर में आके बस इन्हीं चार बातों को आपने लिखना था। जेनेरिक सवाल तो एप्लीकेशन है ही नहीं कहीं। तो बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन आएगी तो इसी तरह आएगी कि वो आपसे थ्योरी को ही पूछेगा कि मुझे इसके बेनिफिट्स बता दो, बाकी चीजें बता दो। लेकिन जो बाकी टॉपिक्स मैंने आपको पहले बताए, उस पे सवाल इस तरह बन सकता है कि आपने ऑप्शंस बताना पड़ रहे हो। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट अगर वो इंटीग्रेट कर दे तो वो भी थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें आप यूटिलिटी ऑफ द इंटरनेट बेसिकली बता रहे होंगे। अब क्विकली मूव कर जाते हैं, अगर यहाँ तक कोई सवाल नहीं है। एथिक्स वाला टॉपिक में भी बताने का पर्पज सिर्फ ये था, नेविगेट करें सबसे पहले चैप्टर 19 18 20 में से कहाँ पर है। इथिकल रेजोल्यूशन बोल रहा है तो चैप्टर 20 का नाम इथिकल रेजोल्यूशन है, जिसमें थ्रेट्स और सेफगार्ड्स के साथ साथ मॉडल फॉर रिजॉल्विंग इथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो सवाल में पूछा है। ब्राइबरी एंड करप्शन तो बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसमें जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा थ्रेट्स कौन कौन से हैं, स्पेशली किसके बारे में, ये वाले बारे में। वो चार्टर अकाउंटेंट जो इन बिजनेस हैं, वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, उनके लिए क्या क्या थ्रेट्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, फियर मैनेजमेंट के थ्रू, इंटिमिडेशन हो गया, फेमिलियरिटी हो गया। इसी तरह कौन कौन से प्रिंसिपल्स उनके वायलेट हो रहे होते हैं। इंटेग्रिटी, जब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, जब वो बाइस्ड हो गए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप वहां पे जाके अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। प्रोफेशनल बिहेवियर, तो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। कोई भी ब्राइबरी या करप्शन के स्टांसेस भी आप आ रहे हैं उसको छुपा के बैठे हुए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज़ों को आप नहीं कंसीडर कर रहे, वो सब इसमें आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है? दिस एथिक्स का कॉन्टेक्स्ट इन द बिजनेस पर्सपेक्टिव फॉर द चार्टर अकाउंट। बाकी जो मैं आपको मॉडल बता रहा था एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, वो सिंपल है, वो आपको लॉजिकली भी पता होगा। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है एथिकल इशू को, थ्रेड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड को आपने देखना है, अगर सिग्निफिकेंट है तो एडिशनल सेफगार्ड्स आपने देखना है, फिर रिअसेस करना है, देन आपने फाइनल डिसीजन लेना है। इसका मतलब ये है कि कभी भी सवाल के शुरू में ये नहीं बोल दिएगा कि ये काम हम नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करें, सिग्निफिकेंस को समझाएं एग्जामिनर को। आपको लग रहा है कि ये काम सेफगार्ड्स लेने के बाद भी नहीं सही से एलिमिनेट होगा, देन एट द एंड आप कह रहे होंगे कि रिजाइन कर दें, उस चीज को छोड़ दें, उस जॉब को अप्लाई ना करें। कमर्शियल एंगल हमेशा माइंड में रखिएगा वाइल आंसरिंग एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। देन आप इसका आंसर इजीली कर सकते थे। उसने भी क्या किया हुआ, स्टेप्स में ही अपने आंसर को बताया हुआ। सबसे पहले इशू समझाया, मसला क्या था, फिर थ्रेड्स की कैटेगराइजेशन करी जो जो पॉसिबल थी। जरूरी नहीं है कि इंटेग्रिटी का मसला हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी का भी हो, तो प्रोफेशनल बिहेवियर का भी हो। देन तीसरे स्टेप में क्या किया, सिग्निफिकेंस बताई, सारों को मिला के, तीनों को मिला के कितना मसला बढ़ रहा है। देन एट द एंड सेफगार्ड्स लगा दिए फ्रॉम द इंडस्ट्री परस्पेक्टिव। बुक के अंदर भी एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन कुछ आप सवाल करेंगे बिजनेस से रिलेटेड तो आपका माइंड अच्छा बनेगा इन द एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? और एथिक्स में भी आपको सवाल की हेल्प थोड़ी सी ज्यादा लेना पड़ेगी। बुक के चैप्टर्स आप आधे घंटे पौन घंटे में कवर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जब एथिक्स करने बैठें तो चैप्टर 17 से थोड़ा सा स्टार्ट लेते हुए आए, ताकि आपके माइंड में एथिकल रिपोर्टिंग से चीजें चलते चलते एट दी एंड चैप्टर 20 में प्योर एथिक्स पे आके पहुंच जाए। उनको साथ ही पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा इंटरकनेक्टेड पता चलेगा, और आपको फायदा भी होगा फिर आंसर करने में। क्लियर है यहाँ तक? द चैप्टर क्वेश्चन 7 जो है वो सर ने डिस्कस किया हुआ है। मैं इसलिए इस पर टाइम नहीं लगा रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका सोल्यूशन सर ने करवाया हुआ है। नेटवर्क डायग्राम का आई थिंक दोनों अटेम्प्ट का सर ने सॉल्व किया हुआ है। लेक्चर्स का एक्सेस तो आपके पास इजीली अवेलेबल है।
क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, उसको अभी हम वर्कशॉप के अंदर कवर नहीं कर सकेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेफर करें। सर का जो सोल्यूशन है उसकी वीडियोस आई थिंक वैसे भी अवेलेबल है। और ये टॉपिक उसने सिर्फ ये करवाने के लिए पूछा है आपके पास, ताकि आप सेलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करें। अगर मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊं तो नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क एनालिसिस वो पूछता ही नहीं था, सिर्फ इस वजह से। और आप देखें 14 मार्क्स उसने रख दिए। जिसने इतनी मेहनत करके चैप्टर 1 से चैप्टर 6 पढ़ा और चैप्टर 7 पे वो नहीं पहुंचा, उसके चैप्टर 14 मार्क्स लूज हो गए। और अब यही मसला है कि अब टाइम थोड़ा सा कम है, हमें थोड़ा सा अप्रोच को लेके चलना है। बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी पे मैं कोई आपको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अगर इस तरह के स्टांसेस हैं, चैप्टर 14 में जा रहा है, चैप्टर 7 पे जा रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि वो क्या पूछ रहा होगा। लेकिन आपको एक जेनेरिक अप्रोच मैंने बता दी है, कौन कौन सी ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं, क्या अप्रोच रख सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब मुझे ये स्क्रीनशॉट लगाने की, सारी चीजें करने की क्यों जरूरत पेश आई, ताकि मैं आपको एक फ्रेमवर्क, एक अप्रोच दे सकूं। आज से जो आप प्रैक्टिस करें, आप उसको यही करें। आप हमेशा कोशिश करें ट्रैक करने के लिए विद द एज मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एज यू कैन विद द बुक। जब तक आप ये प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि जेनरिक क्वेश्चन था, जेनरिक आंसर था, आप पेपर में भी जेनरिक लिख कर आएंगे। और आपको ये भी सब चीजें मैंने बताई कि पेपर में सवाल को किस तरह अटेम्प्ट करना है। फ्रेमिंग उन 15 मिनट में जो मैंने इनिशियल बात की थी, किस तरह आपने सेग्रीगेशन करनी है सब्जेक्ट की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब जिसका एसपीएम में गैप नहीं है, अब वो क्या करें? उसके लिए तरीका ये है कि जो आपके पेपर से पहले वाला वीक है ना, जिस वीक में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तब आपने ये डिसाइड करना है कि एसपीएम आपने कितने एंड तक पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का एफएफआर का पेपर है मंडे को, एफएफआर पढ़ने के लिए उसने बोला 3 दिन तो है, तो कोशिश ये करें कि थर्सडे तक तो एसपीएम पढ़ें। उसके बाद जो आपका गैप होगा, ऑडिट के अगले दिन ही अगर एसपीएम है, तो आपने सिर्फ चीजों को स्किम करना है। स्किम करने के अंदर ये हरगिज कोशिश नहीं करिएगा कि चैप्टर 1 खोला, सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। बेसिकली हम जो पूरे साल या पूरे 6 महीनों में पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, वो उस आखिरी रिवीजन के लिए हम चीजें तैयार कर रहे होते हैं। तो आई होप आप लोग के पास कोई ना कोई हाईलाइटेड वर्जन, कोई ना कोई समरीज अवेलेबल होंगी। उसमें भी कोशिश ये करिएगा कि मेन मेन टॉपिक्स ही पढ़िएगा रिवाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मार्केटिंग खोला, तो कोशिश करें मार्केटिंग में एटलीस्ट 7 पीस ऑफ मार्केटिंग आप पढ़ लें, जिससे आपके मार्केटिंग के बाकी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। किसी ने चैप्टर 2 खोला तो पेस्टल पोर्टर डायमंड की ऊपर ऊपर की डायग्राम देख ली। डिटेल में नहीं जाइएगा, वरना आपका माइंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर देगा। ऊपर ऊपर से टॉपिक घुमाते रहे, अच्छा यार ये मुझे रिकॉल हो रहा है, इसमें 5 बातें हैं, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में आया, इसमें 4 डायरेक्शन है। बस इस तरह रिकॉल करते हुए कोशिश करें पूरी बुक कवर कर लें। एथिक्स वाले पोर्शन के अंदर भी जो एक दो मॉडल्स हैं, आपसे भले वही पढ़ लें। और आखिरी दिन आप चैप्टर 16 पढ़ के कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं भी मारेंगे, क्योंकि वो तो स्किल सेट है, वो आपकी प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप हो रही होगी। तो चैप्टर 16 ना भी पढ़ें, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, चैप्टर 16 का कोई एक अच्छा सवाल है, उसके सोल्यूशन को देख लें, ताकि आपको सारी बातें रिकॉल हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया है, उसमें बहुत डिटेल में भले ना जाएं, लेकिन फ्रेमवर्क समझ लें कि रिस्क की कैटेगराइजेशन किस तरह होती है और रिस्क को मिटिगेट करने की स्ट्रेटजीज किस तरह है। चैप्टर 10 में आप आए तो आप उसको, आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर ऊपर से देख लें। यही हो सकता है आखिरी 5, मुश्किल से 6-7 घंटे होते हैं आपके पास रिवीजन के। तो कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट ग्रेड्स हैं उस पर टाइम लगाएं, इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं उस पर टाइम लगाएं, और अपनी स्टडी को प्लान ऐसे करें कि जो मैंने आपको थर्सडे वाले बताया ना, तब तक आपकी कवरेज मैक्सिमम हो जाए। आइडियल सिचुएशन होती है कि एटलीस्ट 2 रिवीजन आपके हों और थर्ड रिवीजन पेपर से पहले वाला हो रहा हो। तो जो सेकंड रिवीजन आपका है वो थर्सडे वाले दिन जाके किसी तरह खत्म हो रहा हो प्रॉपरली। क्लियर है यहाँ तक? बाकी अभी भी सफिशिएंट टाइम है, लेकिन बेटर इज टू प्लान। मुझे पता है कि अभी ये 10-12 दिन है, तो उसमें आप सिर्फ एसपीएम नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले ये सॉर्ट आउट करें आपके पास कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कितनी चीजें उसकी रह गई हैं, वो प्लानिंग होगी। उसी तरीके से आप बेटर प्लान कर सकेंगे। इवन ये 10 दिन भी बहुत ज्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर प्लानिंग से चले। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे होंगे और चीजें आपकी फिर गलत डायरेक्शन में जा रही होगी। कोशिश करें कि अब जो टॉपिक्स अब तक पढ़ लिए। हाँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं तो उसमें जाएं, वरना कोई ऐसा मुश्किल सवाल लेके इस टाइम पे ना बैठें जिसमें फर्दर कंफ्यूज हो। अब चीजों को थोड़ा सा समेटने की तरफ लेके जाएं।
रादर देन आप नई 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 चीज़ें करके उनको फैलाना शुरू करें। बाकी कोई भी इशू वगैरह हो, कोई फर्दर आपने गाइडेंस हो, तो आप व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं सेशन को। थैंक यू।